Hello friends, now today I am going to discuss a review article Fundamentals and Methods for T and B Cell Epitope Prediction। तो इसमें जैसे बी सेल और टी सेल बेसिकली जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, बी सेल जो है वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स देती है, साथ में बी सेल एज ए एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी की तरह भी काम करती है। वहीं हम टी सेल की बात करें तो टी सेल जो है वो जब एमएससी मॉलिक्यूल के साथ ही कोई एंटीजन रिकॉग्नाइज होता है तभी वो एक्टिवेट होती है और उसको रिकॉग्नाइज करती है। तो बी सेल कहीं ना कहीं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, एज ए एपीसी अगर काम कर रही है तो ये जो है इन द फॉर्म ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है उसको क्रिएट कर रही है। बी सेल में जो रिसेप्टार है उसको हम बीसीआर कहते हैं, वहीं जो टी सेल में रिसेप्टार होता है उसको हम टीसीआर कहते हैं। तो बीसीआर जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये बीसीआर ही है जो कि डायरेक्टली एंटीजन के साथ में बाइंड होती हैं, और ये तो पूरा एंटीजन है लेकिन ये जो इपिटोप है केवल इस स्ट्रक्चर के साथ में स्पेशली बाइंड होती हैं। टी सेल की हम बात करें तो टी सेल में टी हेल्पर सेल होती है और टी साइटोटॉक्सिक सेल होती है। तो टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल तब एक्टिवेट होती है जब टी हेल्पर सेल बाइंड हो विथ एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल। जब एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल एक एंडोजिनस पेप्टाइड को लेकर आता है तब सॉरी जब यहाँ दोनों जगह 1 लिखा है गलत है, तो ये गलत है दोनों। इसमें जो एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल है ये रिकॉग्नाइज करता है CD8 मॉलिक्यूल को, ये यहाँ गलत दिया हुआ है। तो एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल CD8 को रिकॉग्नाइज करता है और यहाँ पर ये एंडोजिनस पेप्टाइड को लेकर के आता है। ये एमएससी कॉम्प्लेक्स है और ये एपीसी है। तो जब ये रिकॉग्नाइज होता है तब टी हेल्पर्स टी साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिवेट होती है। CD4 टी सेल्स की बात करें जो टी हेल्पर सेल है ये तब एक्टिवेट होती है जब एमएससी क्लास सेकेंड, यहाँ एमएससी क्लास सेकेंड आएगा, ये फर्स्ट गलत लिखा है, यहाँ सेकेंड आएगा। तो जब एमएससी क्लास सेकेंड एक्सोजिनस पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करके लेकर आती है और उसको यहाँ टी सेल रिकॉग्नाइज करता है, टी हेल्पर सेल रिकॉग्नाइज करता है, तो ऐसे में टीसीआर का एक्टिवेशन होता है और टी सेल का एक्टिवेशन होता है। अगर हम टी हेल्पर सेल की भी सब पॉपुलेशन की बात करें तो टी हेल्पर सेल 1 के एक्टिवेशन होने पर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आता है अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजन, और अगर टी हेल्पर सेल 2 का एक्टिवेशन होता है तो इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी HMI के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा टी हेल्पर सेल 17 भी होता है जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड डिफेंस अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ टी हेल्पर 17 भी इंपॉर्टेंट है जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड डिफेंस अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया के लिए होता है। तो एंटीजन में स्पेशली ये जो इपिटोप है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये आजकल जो रिसर्च है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है क्योंकि टू आइडेंटिफाई इपिटोप इन द एंटीजन इज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट बिकॉज इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग डिसीज इटियोलॉजी, कैसे डिसीज़ हो रही है, इम्यून मॉनिटरिंग, आखिर बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसे काम कर रहा है, डेवलपिंग डायग्नोस्टिक ऐसे है ना, डायग्नोस्टिक किट भी इसी से बनाई जाती है अगर आपको इपिटोप पता है तो, एंड डिज़ाइनिंग इपिटोप बेस्ड वैक्सीन। तो वैक्सीन भी हम बना सकते हैं पर्टिकुलर इपिटोप बेस्ड, और इसमें एक चीज़ नहीं लिखी है वो ये है कि हम थेरेपेटिक ड्रग भी जो है वो बना सकते हैं इपिटोप बेस्ड। तो इतनी चीज़ें हमें पता चलेगी अगर हम इपिटोप की मैपिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टी सेल इपिटोप प्रेडिक्शन की। तो टी सेल इपिटोप से क्या समझेंगे कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट पेप्टाइड रीजन विद इन द एंटीजन जो कि CD4 और CD8 टी सेल को स्टिमुलेट करे, और ये काम वही इपिटोप कर सकता है जो कि इम्यूनोजेनिक हो। तो इसका मतलब ये है कि इपिटोप में इम्यूनोजेनिसिटी होगी तो ही वो CD4 और CD8 टी सेल्स को एक्टिवेट कर पाएगा। किसी भी इपिटोप की इम्यूनोजेनिसिटी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला तो एपीसी के अंदर प्रोसेसिंग, तो एंटीजन की प्रोसेसिंग। दूसरा होता है आफ्टर प्रोसेसिंग, जब वो एमएससी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होता है तो पेप्टाइड बाइंडिंग टू एमएससी मॉलिक्यूल। और तीसरा उसकी इम्यूनोजेनिसिटी डिफाइन होती है बाय रिकॉग्निशन बाय ए कॉग्नेट टीसीआर। अगर उसको टी सेल रिसेप्टर रिकॉग्नाइज कर ले तो ही इन 3 मेथड के कारण वो इपिटोप इम्यूनोजेनिक हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमएससी कॉम्प्लेक्स से कोई पेप्टाइड बाइंड होता है तो एमएससी क्लास फर्स्ट में इस पेप्टाइड की जो लेंथ होती है वो आप देखें ये छोटी है, यहाँ पर ये बड़ी है। तो एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल है वो लगभग 8 से 10 के आसपास एमिनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड ले सकता है, जबकि एमएससी क्लास सेकेंड जो होता है वो लगभग 13 से 18 एमिनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड चेन को रिकॉग्नाइज करता है। इसके जो पॉकेट्स होते हैं ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के बने होते हैं एमएससी 1 में, जो कि
यहाँ पर यहाँ पर क्लोज होते हैं ये पॉकेट्स, इसलिए जो भी पेप्टाइड रहता है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही रहता है। जबकि एमएससी क्लास सेकंड में जो पॉकेट है, जो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है, वो ओपन रहता है, जो कि अल्फ़ा 1 और बीटा 1 का बना होता है लिंक चेन का। और ये ओपन जो क्लेफ्ट है वो लॉन्ग पेप्टाइड चेन को रिकॉग्नाइज करता है, लगभग 13 से 18 एमिनो एसिड लॉन्ग। ये डिफरेंस है। और ये आप मेरे एक एमएससी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें भी आप एमएससी के बारे में पूरा देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, उसका जीन रीअरेंजमेंट के बारे में, वो आपको डिटेल मेरे दूसरे वीडियो में मिलेगा। तो जो भी पेप्टाइड एमएससी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होता है, तो कौन सा पेप्टाइड एमएससी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होगा, इसका जो प्रेडिक्शन है वो प्रेडिक्शन यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इससे करते हैं। तो यहाँ पर आप ये टेबल देखेंगे, इसमें ये जो टेबल है, सिलेक्टेड टी सेल इपिटोप प्रेडिक्शन टूल अवेलेबल ऑनलाइन फॉर फ्री पब्लिक यूज़। तो ये जिसमें ईपीडॉक, मोटिफ स्कैन, देन रैंक पेप, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैं, जिसमें ईपी स्पॉट। तो इसकी वेबसाइट्स हैं और इसमें मेथड्स दी हैं। एसबी का मतलब होता है स्ट्रक्चर बेस्ड, और एसएम यानी सीक्वेंस मोटिफ, है ना। देन एक मेथड होती है QAM यानी कि क्वांटिटेटिव एफिनिटी मैट्रिक्स। इसके बाद एक मेथड होती है SVM यानी कि सपोर्ट वेक्टर मशीन। इसके अलावा एक मेथड होती है ANN यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये इसमें एक मेथड और है QSAR, है ना, इसका मतलब है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मॉडल। तो इन मेथड्स से क्लास एमएससी जो 1 है या 2 है, उसमें कौन कौन से अलग अलग एमिनो एसिड से जुड़े हुए हैं, जैसे प्रोलीन है, ट्रिप्टोफैन है ना, या फिर जो भी अलग अलग हैं वो प्रोटीन्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है। यहाँ पर MSC 1 और MSC 2 के बीच में डिफरेंस है। MSC 1 के देखिए यहाँ ग्रूव्स एंड हैं, यानी कि क्लोज्ड पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है ये। वहीं आप यहाँ पर देखिए कि ये जो पेप्टाइड है ये बहुत लंबा जा रहा है यहाँ तक, यानी कि MSC क्लास सेकंड में ओपन पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट होता है। ये जो पेप्टाइड बाइंडिंग MSC बाइंडिंग प्रेडिक्शन है, ये 2 मेथड से किया जाता है, डाटा ड्रिवन मेथड से और स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड से। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड है वो जनरली किस पे रिलाई करती है, ऑन मॉडलिंग द पेप्टाइड MSC स्ट्रक्चर फॉलोड बाय इवोल्यूशन ऑफ द इंटरेक्शन थ्रू मेथड सच एज मॉलिकुलर डायनेमिक स्टिमुलेशन। तो सबसे पहले MSC और पेप्टाइड का एक मॉडल तैयार किया जाता है, और इसके बाद में उसमें जो इंटरेक्शन है वो मॉलिकुलर डायनेमिक स्टिमुलेशन से देखा जाता है। स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड हैव द ग्रेट एडवांटेज ऑफ नॉट नीडिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा, इसमें कोई डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। However, they are seldom used as they are computationally intensive and exhibit lower predictive performance than data driven method। तो इसका जो परफॉर्मेंस है, प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस है, वो कम है। अब हम डाटा ड्रिवन मेथड की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, तो इस मेथड में, डाटा ड्रिवन मेथड में, हम कोई मॉडल नहीं बनाते, ना ही पेप्टाइड का ना MSC का मॉडल तैयार करते हैं। इसमें हम जो पेप्टाइड के सीक्वेंस हैं वो हमें पता होते हैं कि पेप्टाइड की क्या सीक्वेंस है, दैट आर नोन टू बाइंड टू MSC मॉलिक्यूल। और हमें अब जैसे कि MSC मॉलिक्यूल के बारे में पता नहीं है कि उस पर कौन कौन से सीक्वेंस होंगे, तो हमें ये तो पता रहता है कि पेप्टाइड के ये सीक्वेंस होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम प्रेडिक्शन करते हैं। और ये जो पेप्टाइड सीक्वेंसेस हैं दे आर जनरली अवेलेबल इन स्पेशलाइज्ड एपिटोप डाटाबेस सच एज IEDB, देन यानी कि EDIB, देन EPI-MSC, इसके बाद एंटीजेन। तो इन वेबसाइट पर आप जा कर के देख सकते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड एपिटोप डाटाबेस है वो इसमें अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। MSC 1 में क्या होता है कि ये जो पेप्टाइड्स होते हैं, जो एपिटोप के पेप्टाइड्स होते हैं, ये एंकर रेसिड्यू रखते हैं। मतलब जैसे कि हमारा नाव में एक रस्सी होती है जिससे हम ज़मीन पर इजीली उस रस्सी को फेंकते हैं और वो एंकर हो जाता है, वैसे ही जो पेप्टाइड होता है वो MSC मॉलिक्यूल पर एंकर बना लेता है। तो ये एंकर रेसिड्यूज़ होते हैं, ये मिलते हैं इन दैट पेप्टाइड्स जो कि MSC 1 के साथ बाइंड होते हैं। तो जो जो एंकर MSC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होंगे उससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर उस MSC मॉलिक्यूल का सीक्वेंस क्या है या फिर सीक्वेंस मोटिव क्या है, ठीक है, जिससे उस MSC मॉलिक्यूल के अंदर के जो एमिनो एसिड्स हैं वो पता चलेंगे। इसके अलावा ये तो हो गया हमारा एंकर टेक्निक, लेकिन इस एंकर रेसिड्यू टेक्निक के अलावा अभी मोटिफ मैट्रिक्स की नई टेक्निक आई है, जिसमें साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मेथड है
जिसमें वी आर डिटेक्टिंग सीक्वेंस होमोलॉजी, है ना। अब इसमें करते क्या हैं कि वी वुड लाइक टू रिमार्क दैट मोटिफ मैट्रिक्स आर ऑफन मिस्टेकन विथ क्वांटिटेटिव एफिनिटी मैट्रिक्स। और इन दोनों में ही मतलब एक जो मोटिफ मैट्रिक्स है और एक जो क्वांटिटेटिव एफिनिटी मैट्रिक्स है, इन दोनों में ही बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडीज़, सॉरी, एमएससी मॉलिक्यूल एंड पेप्टाइड्स को चेक किया जाता है और बाइंडिंग एफिनिटी से जो पेप्टाइड स्कोर है वो निकाला जाता है। इसी का इन्हांसमेंट होकर के एक और नई टेक्निक आई है जिसका नाम है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसमें ये करते हैं कि जो एडिटिव मॉडल है उसमें बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ पेप्टाइड टू एमएससी का कंप्यूटेशन किया जाता है एज सम ऑफ द एमिनो एसिड कंट्रीब्यूशन एट ईच पोजीशन प्लस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एडजेसेंट साइड चेन इंटरेक्शन। तो मेन जो एमिनो एसिड हैं उनका तो कंट्रीब्यूशन देखा ही जाता है, साथ में साइड चेन का कितना इंटरेक्शन हो रहा है उसके कंट्रीब्यूशन को भी देखा जाता है। इसके अलावा QSAR के अलावा जो ML एक और टेक्निक है जिसको हम मशीन लर्निंग टेक्निक कहते हैं, ये और भी ज़्यादा पॉपुलर है और इसका यूज़ करते हैं टू डील विथ द नॉन लिनियरिटी ऑफ पेप्टाइड MSC बाइंडिंग डाटा। तो इसको भी डील करता है ये ML यानी कि मशीन लर्निंग। तो इतनी सारी मेथड्स होती हैं फॉर डिटरमाइनिंग द MSC सीक्वेंस एंड समटाइम्स पेप्टाइड सीक्वेंस। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है कि हमें ये पता है कि MSC में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी कि पेप्टाइड MSC बाइंडिंग मॉडल आपने बना लिया, पता चल रहा है उस MSC में ही पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, वो दूसरे टाइप का MSC सीक्वेंस आ गया वहाँ पर। अब आखिर ये MSC पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये भी मैंने एक जो वीडियो बनाया है MSC यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, उसमें आप देख सकते हैं। आपको बेसिक्स ऑफ अगर MSC समझना है तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो MSC पॉलीमॉर्फिज्म में फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो जो HLA एंटीजन होता है वो एक जीन है जो कि MSC कॉम्प्लेक्स के नाम से ही जाना जाता है, जिसको हम HLA कहते हैं यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये एक MSC जीन है और ये 1000 टाइप का हो सकता है, MSC1, MSC2, सॉरी HLA1, HLA2, ऐसे बहुत सारे पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ MSC देखने को ह्यूमंस में मिलते हैं। ऐसे ही अगर माइस की बात करें तो उसमें H2 जीन होता है, जैसे HLA ह्यूमन में होता है वैसे H2 हम कहते हैं माइस के केस में। तो डिफरेंट टाइप के HLA पॉलीमॉर्फिज्म होने के कारण जो वैक्सीन प्रोडक्शन है उसको भी बनाना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ HLA हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये देखा गया है कि HLA में HLA-A2, HLA-A3, HLA-B7 ये ऐसे पॉलीमॉर्फिक कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि 88% पॉपुलेशन में एक्सप्रेस होते हैं, है ना। एट लीस्ट एन एलील इंक्लूडेड इन दिस सुपर टाइप्स। तो 88% में HLA-A2, HLA-A3 और HLA-B7 एक्सप्रेस होते हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि एटलीस्ट हम उन 88% पॉपुलेशन को तो वैक्सीन लगा ही सकते हैं और वो उसकी जो एपिटोप बेस्ड वैक्सीन है बनाई जा सकती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म होने के बाद में भी जो सबसे ज़्यादा कॉमन पॉलीमॉर्फिक एलील होता है HLA-A2, HLA-A3 एंड HLA-B7, इनके ऊपर भी हम वैक्सीन डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ऐसे में अगर 100% पॉपुलेशन को कवर नहीं भी किया जा सकता है तब भी 88% पॉपुलेशन को ऐसी वैक्सीन से कवर किया जाता है। तो करंटली ऐसी सेवरल वेब बेस्ड मेथड्स अवेलेबल हैं जिससे कि हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं पेप्टाइड बाइंडिंग टू HLA सुपर टाइप का फॉर एपिटोप वैक्सीन डिज़ाइन। तो इसके लिए जो वेबसाइट हैं वेब बेस्ड डिज़ाइनिंग जो हैं उसका नाम है मल्टीप्रेड और यहाँ है प्रेप वैक, है ना। मल्टीप्रेड एंड पेप वैक PEPVAC। इसके अलावा एक और वेब बेस्ड टेक्निक है जिसको हम कहते हैं EPSOPT, EPISOPT, which predict HLA1 presentation profiles of individual peptides regardless of supertypes and identifies epitope combinations providing a wider population protection coverage। तो ये जो EPSOPT है इसमें रिगार्डलेस ऑफ सुपर टाइप्स है, जबकि HLA के अदर जो ऊपर कॉम्बिनेशंस हैं वो सभी सुपर टाइप बेस्ड हैं। यहाँ ये सुपर टाइप बेस्ड टेक्निक नहीं है EPSOPT। नाउ एपिटोप प्रेडिक्शन की अब हम दूसरी टेक्निक की बात करेंगे। ये है प्रेडिक्शन ऑफ एंटीजन प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन विथ पेप्टाइड MSC बाइंडिंग प्रेडिक्शन। तो जो एंटीजन है वो दो टाइप से प्रोसेस होता है जैसा कि हमको पता है। पहला तो ये है कि एक एंडोजेनस पाथवे होता है और एक एक्सोजेनस पाथवे होता है। तो सबसे पहले क्लास 1 MSC कॉम्प्लेक्स के अंदर जो प्रोसेसिंग है एंटीजन प्रोसेसिंग उसको समझेंगे। ये एक एंडोजेनस पाथवे है जिसमें इंटरनली जब कोई वायरस या ये मान लीजिए ट्यूमर इन्फेक्टेड सेल्स होती है तो ये अंदर ही प्रोटीन रिलीज़ करती है
प्रोटीन बनता है इसमें, और प्रोटीन जो होता है प्रोटियोसोम से क्लीव्ड होकर के फाइनली टेप के ऊपर बाइंड होता है। ये टेप एक ट्रांसपोर्टर apparatus है जो कि इस प्रोटीन के स्मॉल पेप्टाइड्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ले जाता है। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है लार्ज पेप्टाइड्स होते हैं, लगभग 8 to 16 अमीनो एसिड लॉन्ग्स होते हैं। तो ये बाइंड होते हैं विथ ERAP इरेप। तो जो इरेप है, ये इरेप पर एन टर्मिनल एमिनो एसिड पेप्टाइड्स की बाइंडिंग होती है। ये इरेप इसको कंटिन्यू करता है और नेसेंट MSC मॉलिक्यूल पर इनको ले जाता है, जहाँ पर MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल के साथ में ये पेप्टाइड बाइंड होते हैं। फिर MSC पेप्टाइड जो होते हैं वो गोल्गी अपरेटस से होते हुए सिक्रेटरी वेसिकल बनाते हैं, जिसमें ये प्रेजेंट करते हैं अपना जो एंटीजन है टू टी सेल। तो ये टी सेल को प्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप से ये पूरी जो प्रोसेसिंग है ये होती है, और ये जो टी सेल होती है ये टी साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है। तो जो रिसर्चर हैं वो इस एपिटोप की कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, ये डिफरेंट टाइप के जो एपिटोप्स होते हैं उसका क्लीवेज होता है हियर इन द प्रोटियोसोम, और प्रोटियोसोम से ये बाइंड होते हैं टू द टेप। तो डिफरेंट टाइप के प्रेडिक्शन किए जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जो प्रोटियोसोम से क्लीव हो सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जो आफ्टर क्लीवेज टेप के साथ बाइंडिंग करते हैं। और इस टाइप का प्रेडिक्शन करके एपिटोप्स मैपिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने टी सेल एपिटोप प्रेडिक्शन के बारे में समझा। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द हाउ टू प्रेडिक्ट एपिटोप्स ऑफ बी सेल। तो बी सेल की एपिटोप के प्रेडिक्शन की जब स्टडी की जाती है तो बी सेल में दो टाइप के एपिटोप्स होते हैं। पहला होता है कंटिन्यूस रेसिड्यू, इसको हम कहते हैं लीनियर एपिटोप्स, जैसे कि 19, 20, 21, 22, 23। तो सारे जो पॉइंट हैं वो कंटिन्यू हैं। जबकि दूसरा होता है डिसकंटिन्यूस रेसिड्यूज, यानी कि कन्फर्मेशनल एपिटोप, जिसमें अलग अलग एपिटोप्स अलग अलग पॉइंट पे होते हैं। बी सेल में जो लीनियर एपिटोप्स है इसके प्रेडिक्शन की स्टडी में स्पेशल इंटरेस्ट लिया जाता है, क्योंकि इट इज़ रेडिली टू बी यूज्ड टू रिप्लेस एंटीजन। ठीक है, क्योंकि ये जैसे यहाँ पर ये लीनियर फॉर्म में है तो हम बाकी बचे हुए एंटीजन को रिप्लेस कर सकते हैं, एंड ये लीनियर फॉर्म में होता है इसलिए हम इसको रेडिली यूज़ कर सकते हैं फॉर इम्यूनाइजेशन एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो रिसेंटली ये जो लीनियर एपिटोप्स हैं इसको प्रेडिक्ट करने के लिए जो बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स हैं वो है प्रेडिटॉप, PREDITOP, प्रेडिटॉप एंड पीपल, PEOPLE। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स हैं जिससे हम लीनियर बी सेल एपिटोप्स के का प्रेडिक्शन करते हैं। तो नाउ दिस इज़ द टेबल शोइंग द बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स जिसके बेसिस पर हम जो है बी सेल में एपिटोप प्रेडिक्शन करते हैं, और ये उसकी जो URL साइट से है। ये मेथड है जिसमें हम प्रोपेंसिटी स्केल मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम मशीन लर्निंग बेस्ड मेथड यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड है ना। इसके बाद माइमोटॉप्स के रूप में, माइमोटॉप्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको जो है पहले बताया है, मेरे एक वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज़ द माइमोटॉप। जस्ट एपिटोप की मिमिक्री करने वाले को हम माइमोटॉप कहते हैं। तो इस मेथड से भी हम एपिटोप प्रेडिक्शन करते हैं। सीक्वेंस्ड बेस्ड मेथड से भी हम एपिटोप मैपिंग करते हैं। अब जो नेक्स्ट बी सेल एपिटोप है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो है डिसकंटिन्यूस रेसिड्यू। इसको हम कन्फर्मेशनल एपिटोप्स कहते हैं। ये यहाँ पर मैंने आपको इससे बताया था। इसमें जो एपिटोप होते हैं वो अलग अलग होते हैं और अलग अलग सीक्वेंस पे होते हैं, और वो यहाँ पर पैराटोप, एंटीबॉडी के पैराटोप से बाइंड होते हैं। तो इसको कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो एक्चुअल में जो कन्फर्मेशनल बी सेल एपिटोप प्रेडिक्शन है वो बहुत अच्छे से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कन्फर्मेशनल एपिटोप्स जो होते हैं वो लीनियर एपिटोप से काफ़ी पीछे रह गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कन्फर्मेशनल बी सेल एपिटोप की प्रेडिक्शन करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू नॉलेज ऑफ प्रोटीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात। और इस टाइप से जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम प्रोटीन और फ्रैक्शन ऑफ प्रोटीन्स के लिए ही अवेलेबल है। और साथ में इस टाइप के प्रोटीन्स का आइसोलेशन कर पाना वेरी डिफ़िकल्ट है, जिसके अगेंस्ट हम कोई एंटीबॉडी प्रोडक्शन करें। सो एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क दैट रिक्वायर्स सुटेबल एस्केप फोल्ड्स ऑफ एपिटोप ग्राफ्टिंग। तो कन्फर्मेशनल एपिटोप्स की प्रेडिक्शन करने के लिए जो मेन टूल्स हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के वो है सबसे पहला CEP। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये CEP है, ये CEP है जिसमें मेथड जो यूज़ होती है स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड, इसको सॉल्वेंट एसेसिबिलिटी मेथड कहते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड है वो है डिस्कोटॉप, जिसमें स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड, सरफेस एसेसिबिलिटी एंड प्रोपेंसिटी एमिनो एसिड स्कोर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट हैं और भी वो है सेप्पा, ACPPA सेप्पा, और एक और है पेपिटो। इसका भी कन्फर्मेशनल एपिटोप प्रेडिक्शन में
इन दोनों बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स का यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बी सेल इपिटोप के प्रेडिक्शन का, जो कि जिसमें 3D स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, और इस टेक्निक का नाम है माइमोटोप्ड बेस्ड मेथड। तो माइमोटोप बेस्ड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इपिटोप की मिमिक्री की जाती है। इसके रिगार्डिंग जो बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स हैं वो है माइमॉक्स, देन पेपिटोप, देन इपीसर्च, देन माइमो प्रो, एंड एक और है वो है पेप मैपर। तो ये जो है टूल्स हैं जिससे हम बी सेल इपिटोप्स के प्रेडिक्शन करते हैं। नाउ कंक्लूजन्स पे आते हैं कि करंटली टी सेल इपिटोप प्रेडिक्शन इज़ मोर एडवांस्ड एंड रिलायबल देन दैट ऑफ द बी सेल प्रेडिक्शन। तो जितना भी इपिटोप प्रेडिक्शन किया जा रहा है वो मोस्टली टी सेल का किया जा रहा है, और टी सेल में भी जो है ऑलमोस्ट जितने भी पेप्टाइड प्रेडिक्ट हुए हैं उसमें से 10% ही ऐसे हैं जो कि इम्यूनोजेनिक हैं। तो अगर हमें वैक्सीन डेवलप करनी है तो हमें क्या करना होगा कि फॉर टी सेल इपिटोप वैक्सीन डेवलपमेंट अगर हमको करना है तो हमें इस टाइप से इपिटोप प्रेडिक्शन करके, और बेटर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट किस टाइप के इपिटोप्स होते हैं, तो उसके बेसिस पर हमें वैक्सीन डेवलप करना होगी। अभी रिसेंटली जो वैक्सीन डेवलप हो रही हैं वो टी सेल बेस्ड इपिटोप मैपिंग से हो रही हैं, क्योंकि बी सेल इपिटोप मैपिंग की जो अप्रोच है वो अभी स्टिल लिमिटेड है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे पहला रीज़न ये है कि बी सेल के जो इपिटोप्स हैं लाइक लीनियर कन्फर्मेशन वाले एंड कन्फर्मेशनल इपिटोप्स वाले जो हैं ये अनरिलायबल हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि लीनियर बी सेल इपिटोप्स डू यूजुअली इलिसिट एंटीबॉडी दैट डू नॉट क्रॉस रिएक्ट विद द नेटिव एंटीजन। तो लीनियर बी सेल जो इपिटोप्स रहते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तो बनती हैं, लेकिन वो जो उसी के जो नेटिव एंटीजन्स हैं उसको क्रॉस रिएक्ट नहीं कर पाती है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा ये है कि बी सेल एपिटोप्स का जो कन्फर्मेशन है वो कन्फर्मेशन जो है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इसका कन्फर्मेशनल एपिटोप्स का एक लिमिटेड यूज़ है, लिमिटेड एप्लीकेशन है। लाइक इस टाइप की जो कन्फर्मेशनल एपिटोप्स है इनको हम प्यूरीफाई नहीं कर सकते, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते इस टाइप के प्रोटीन्स को, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। फाइनली जो कंक्लूज़न है वो ये है कि एपिटोप मैपिंग जो है वैक्सीन डिज़ाइन के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसा है कि सभी एंटीजन की एपिटोप जो हैं एज ए वैक्सीन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो रिसर्चर अभी भी वैक्सीन कैंडिडेट रिलेटेड एंटीजन्स को ढूंढने में लगे हुए हैं जिससे कि प्रॉपर प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी मिलती रहे, एंड एपिटोप प्रेडिक्शन ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। साथ ही जो एपिटोप प्रेडिक्शन है उससे ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि एपिटोप जो होते हैं वो लिटिल इम्यूनोजेनिक होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके साथ एडजुवेंट मिक्स करना ज़रूरी है। और फर्दर जो कि इन एपिटोप्स की इम्यूनोजेनिसिटी को ये एडजुवेंट इन्हांस करते हैं, और दे आर प्रमोटिंग इन्नेट स्ट्रॉन्ग इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू एडजुवेंट्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम एपिटोप बेस्ड वैक्सीन डेवलप कर सकें। So friends, this is all about the summary of that review article, fundamentals and methods for T and B cell epitope prediction. Hope you are enjoying the summary in a gist of that particular review article. Thanks for watching. If you like my videos, please subscribe my YouTube channel, and you can also find out so many videos like this. So thanks for watching and keep watching. Thanks.